बहुत इजी गोइंग अच्छा सा अपन करेंगे। आज का क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। शिवम यस सर। यूनिट 2 का सब यूनिट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स टोटल क्वेश्चन नंबर 13 अपन लिख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। मेटल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल किसे कहते हैं देखो आज पता पड़ेगा तुम्हारे को। अभी तक तुम लोग देखते हो ना, जैसे अपन एक मिश्री खाते बेटा, आप लोगों ने मिश्री खाई होगी ना, धागे वाली मिश्री। मिश्री देखिए अपने घर में एक मिश्री होती है मीठी मीठी, जो ऐसे उसके ऊपर जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको क्रिस्टलाइन जैसा लगता है, जिसको एक दिमाग में आपका क्रिस्टलाइन का मतलब समझो तो, है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। बोल के बता शिवम, बोल बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। चलो लिखो, एक बार सब जने लिखो, जो आ गए हैं फटाफट टाइम पे पहुंचो अपनी अपनी क्लास में, फटाफट अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठो और फटाफट चालू करो। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो आंसर क्या हुआ इसका, देखो मैं बोल रहा हूँ। क्रिस्टल किससे बोलते हैं, व्हेन द एटम्स ऑफ ए मटेरियल आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक मैनर हैविंग एटम टू एटम डिस्टेंस मोर देन 1 एंगस्ट्रॉम आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। When the atoms of a material, जब किसी पदार्थ के जो परमाणु हैं they are arranged in a systematic manner, अगर उनको सिस्टमेटिक मैनर में जमा दें और एटम से एटम की उनके बीच के एटम से एटम के बीच की डिस्टेंस एक एंगस्ट्रॉम, ओए वीडियो बंद, ऑडियो बंद करो। देन 1 एंगस्ट्रॉम, उनके एटम से एटम के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम हो तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ए के ऊपर जीरो लगाते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, नैनोमीटर से भी छोटा। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है, ये 10⁻10 होता है, ठीक है क्या। शिवम एक बार बोल बेटा, और कौन है बच्चा जो बोल सकता है शिवम के अलावा। सर मैं। बोलो बेटा, नाम बोल। धनराज। हाँ धनराज, बोल के बता बेटा, क्रिस्टल किसे कहते हैं, when the atoms of the material are arranged in systematic manner having atom to atom distance more than 1 angstrom are called crystals। अभी इसको हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे कि अगर जब पदार्थ के परमाणु सिस्टमेटिक मैनर में, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से जमे हों और एटम से एटम के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से, उनके एटम से एटम के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अगर 1 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस होगी तो क्रिस्टल नहीं होगा, फिर वो सिंपल मटेरियल हो जाएगा, जो अपने सिंपल मटेरियल्स होते हैं ना, ऐसा हो जाएगा। अगर उनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो, दो परमाणुओं के, किसी पदार्थ के दो परमाणुओं जो कि व्यवस्थित ढंग से जमे हुए हैं, उनके बीच की आपस की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से अगर ज़्यादा है तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। कितना बढ़िया डेफिनेशन है। क्रिस्टल किसे कहते हैं, अगर पदार्थ के परमाणु जो कि व्यवस्थित ढंग से जमे हो, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है क्या, लिखा क्या, समझ में आया। चैट में यस कर दो, नहीं तो इसमें बोल दो, जैसा भी हो, ताकि मेरे को पता रहे कि तुम्हारा कहीं कनेक्शन तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक, चलो और कौन है, अभी कौन था ये, धर्मराज। और बोलो, और बच्चा नाम बताओ, क्रिस्टल कौन बोलेगा, क्रिस्टल क्या। अजय बोल के बता बेटा, क्रिस्टल की परिभाषा बता हिंदी में, मैंने क्या बताई। अगर जब किसी पदार्थ के दो परमाणु व्यवस्थित ढंग से जुड़े हो, जिनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो। हाँ, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब लिखो, 1 एंगस्ट्रॉम ब्रैकेट में लिखो 10⁻10 मीटर। यस सर। नैनोमीटर से भी कम डिस्टेंस, नैनोमीटर से भी ज्यादा मतलब है ना, और भी छोटा, उससे भी बारीक, है ना। ठीक है, 10⁻10 मीटर, है ना, ठीक है। 10⁻3 मीटर कितना होता है, मिलीमीटर। 10⁻6 कितना होता है, माइक्रोमीटर। मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो से भी ज्यादा, ठीक है, और छोटा, नैनो से भी ज़्यादा छोटी डिस्टेंस वाला हो, उसे हम किसको बोलते हैं, 1 क्रिस्टल बोलते हैं।
यस सर। सही, क्वेश्चन नंबर ये 13 है ना? हाँ बेटा 13वां क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये रहा, जो लेट आए बच्चे जोड़ो जल्दी से। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स? धातुओं के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? कि अगर धातुओं के एटम्स जो कि व्यवस्थित ढंग से जमे हों और उनके बीच की आपस की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 से ज़्यादा हो, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। धातु है ना, उन धातुओं को हम क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को हम क्रिस्टल कहते हैं, ऐसे बोल दो। क्वेश्चन एक बार हिंदी में रिपीट कर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? क्रिस्टलाइन को बताया ना, क्रिस्टल ही बोलते होंगे यार, मेरे को नहीं पता इसका हिंदी क्या होती है। क्रिस्टलाइन है ना, ये पदार्थों के, धातु की जगह पदार्थ लिखो, पदार्थों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टल को हिंदी में मेरे को पता नहीं, शायद एक कुछ अच्छा सा वर्ड है यार, क्रिस्टल का हिंदी देखो उसमें गूगल पे, एक मिनट रुको, एक मिनट है, पर क्रिस्टल ही लिखो ना यार, तुम साला क्रिस्टल से नीचे क्यों उतरते हो? ठीक है, हाँ लिखो, धातुओं के या पदार्थों के कर दो, धातु की जगह पदार्थ कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पदार्थों के, ये मटेरियल्स कर दो है ना, पदार्थों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? संरचना, स्ट्रक्चर को तो संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर मतलब संरचना है ना। पदार्थों की क्रिस्टलाइन संरचना से आप क्या समझते हैं? ऐसा करो इसको हिंदी में, ठीक है। ओके सर। पदार्थों की क्रिस्टलाइन संरचना से आप क्या समझते हैं? एक मिनट, क्रिस्टलीय बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन को, क्रिस्टलीय है ना, ठीक है। अच्छा सा वर्ड है बेटा, बिल्लोरी। अच्छा लगा ना, बिल्लोरी कांच, कभी सुना होगा तुमने बिल्लोरी कांच, ऐसा कुछ बोलते हैं बिल्लोरी, है हिंदी वर्ड ऐसा है, मेरे को याद है बिल्लोरी बोलते थे हम लोग किसी, अभी अब पता पड़ा साला बिल्लोरी मतलब क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, चलो है ना। तुमने नहीं सुना बचपन, तुम कंचे नहीं खेलते थे? कंचे कंचे तुमने कहाँ खेले, तुम तो सारा मोबाइल पे खेलते हो। तो वो जो कंचे होते थे ना, उसमें से कोई बिल्लोरी होता था साला, उसको अब याद आया मेरे को, उसको क्रिस्टलाइन बोलते थे, है ना। ठीक है चलो, तो क्या क्वेश्चन क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन संरचना, धातुओं की क्रिस्टलाइन संरचना से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? पदार्थ के अगर एटम सिस्टमेटिक मैनर में जमे हो और 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आया ना ये चीज? यस सर। कितने बच्चे आ गए देखे, बताओ, पता पड़ा, ऐसे नींद तो नहीं निकाल रहे हो? 9 बच्चे आ गए ना, हाँ ठीक है। कॉपी में लिखते भी जा रहे हो, मैं 5-5 बार रिपीट कर रहा हूँ, चीज को ध्यान रखना है ना, एकदम याद हो जानी चाहिए। अब कभी भी एग्जाम में आया तो खट से बता सकते हो कि ये चीज ये होती है ना। अब लिखो, अब बेटा बोल के याद भी करना है और सुनाना मेरे को। अब आता है अगला पॉइंट, आता है सेकंड पॉइंट। लिखो, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया डेफिनेशन, ये तो क्रिस्टल की डेफिनेशन। अब लिखो सेकंड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन संरचनाएं कितने तरह की होती है? जो 12वीं वाले बच्चे हैं ना, जो 12वीं से आए हैं, अभी तो कहाँ है 12वीं में है? तुम्हारे साथ है क्या कोई 12वीं वाला बच्चा? अभी नहीं आए होंगे। है 12 साइंस मैथ्स वाला कोई है? साइंस बायो वाला? हाँ, तो तुमने पढ़े होंगे ये वाला, तुमने 12th में पढ़े हुए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, BCC, FCC, HCP। ये अभी याद करना है, अभी कभी याद करके बताऊंगा तुम्हारे को, याद करवाऊंगा, है ना। चलो लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है, बोलो एक बार, शिवम बोल के बता क्या लिखा बेटा? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हाँ बोलो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोलो कौन कौन से हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हाँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ये बेटा एक साथ आएगा, क्लोज्ड पैक्ड, यानी अलग अलग ही आएगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। HCP, FCC, BCC, है ना। धर्मराज बोल के बता, बोल के बता, BCC का फुल फॉर्म बता। BCC का काई केंद्रित एकाक कोशिका। इसमें लिखा हो, बोल। अच्छा, इसमें मतलब इसकी इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर।
सुनो स्ट्रक्चर। बच्चों, तुम सुनो, तुम चाहे किसी की हिंदी कर लो, पर जो जो मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ इंग्लिश लिखना ही लिखना। ये जो वर्ड है ना बेटा, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं इनकी हिंदी मत कर देना, इनको ऐसे ही रखना है ना, ठीक है। ठीक है सर। बाकी लैंग्वेज तुम हिंदी कर देना आगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है तुम हिंदी कर देना, पर ये बीसीसी में हिंदी मत करना, ठीक है। क्योंकि आगे बेटा जब तुम जाओगे ना, अगर तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे, आगे इंडस्ट्री में जाओगे, तो तुम्हें इन्हीं से काम पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा, इनका आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। तो बोलो एक बार क्या है इसका बीसीसी का फुल फॉर्म? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी। सब बोलो एक बार, जिनके माइक डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो घर में, कमरा बंद कर लो और फिर बोल के बताओ जोर जोर से, अभी का भी याद हो जाएगा। बीसीसी का फुल फॉर्म बोलो एक बार वापस सब जने। बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा बोल के बताओ, सेकंड एफसीसी का, सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और एचसीपी का बताओ। हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर। एचसीपी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय है, क्लोज मतलब बंद, पैक्ड मतलब क्लोज पैक, है ना, स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड, जिसके फेस पर क्यूबिक के फेस पर अपने एटम हो, बॉडी के सेंटर में एटम हो, ठीक है। देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को, मैं अच्छा मेरा वो दिखेगा ना, एक मिनट बताता हूं। छोटू, मेरे को एक डब्बा देना, इनमें से कोई डब्बा देना जो मैं समझाना चाहता हूँ इस तरह से। हाँ, ये वाला दे दो, नहीं वो मेरा वाला पर्स, ये मेरा जो पेन पेंसिल पड़ने जाओ, इधर इधर, यहाँ ये वाला डब्बा, हाँ ये देखो बेटा। पहले इसको डायग्राम को समझो एक बार, इस डायग्राम में क्या है, फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाऊंगा। देखो बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, तुमने चाय का डिब्बा देखा, सबने चाय का डिब्बा, चाय का अपना लिप्टन चाय, टाटा चाय, कौन सी चाय आती है, जो भी है, जो होते हैं ना, ताजमहल चाय, है ना। तो ये डिब्बा होता है चाय का डिब्बा, इसके बीच में इनके कॉर्नर पे तो एटम ही है और बीच में भी एक एटम हो, तो इसको बोलते हैं बॉडी के सेंटर में एक एटम। समझ में आ गया क्या? देखो ये चाय का डिब्बा है, चाय के डिब्बे के चारों कॉर्नर तो ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, कितने हुए? 8 एटम हुए ना, और 9वां एटम कहाँ पे? बॉडी के सेंटर में। तो टोटल कितने एटम हो जाते हैं इसमें? 9 एटम हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, एक इसका एक यूनिट है, ये एक छोटी सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, ये ऐसे रहती है बीसीसी में, है ना। जो बीसीसी स्ट्रक्चर वाले धातु होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई इस तरह से रहती है। कितने होते हैं बेटा? 8 और एक बॉडी के सेंटर में एक, ठीक है क्या? समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा आता है फेस के सेंटर में। फेस का मतलब क्या होता है? ये देखो मेरा ये एरो चल रहा है, देखना मैं समझाता हूँ। ये देखो मेरा जो एरो चल रहा है, ये चीज दिखी सबको, ये वाला एरो, ये जो मैंने बनाया, इसके देखो 4 तो कॉर्नर में है और इसके फेस पर एक है, इस फलक पर एक है। जबकि इसमें क्या था बेटा? देखो इधर बीसीसी में क्या था, यहाँ बीच में एक सेंटर में था, बिल्कुल सेंटर में, इस जगह पे। ये समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर था। जबकि इसमें कहाँ पर है? ये एक फेस पे है, एक फेस पे। ये देखो, ये एक फेस पे ये रहा, एक फेस पे ये रहा, 2, तीसरा फेस नीचे जमीन वाला ये, इस चौथे साइड वाला ये, पीछे की तरफ वाला ये, 5। समझ आ रहा है? तो कितने फेस होते हैं? एक चाय के डिब्बे में फेस कितने होते हैं? अरे अपन वो खेलते हैं ना, उस डायस में कितने फेस होते हैं? जो क्या 6 होते हैं ना, 6 फलक होते हैं चारों तरफ के, फेस, है ना। तो उन 6 फेसों के अंदर एक एटम लगा हुआ है। और कॉर्नर पे कितने थे? 8 और 6 कितने हो गए टोटल? 14। समझ में आ गया? 14 एटम्स। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 14। बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 9। समझ में आया क्या? समझ में आया थोड़ा? यस सर। और लास्ट में बेटा, लास्ट में एचसीपी में हेक्सागोनल जो चीज है, तो हेक्सागोनल मतलब 6 एटम ऊपर, 6 एटम नीचे, 12, और 3 एटम अल्टरनेट फेस पे होते हैं। 3 एटम अल्टरनेट फेस पे होते हैं। तो ये क्या हो गया? कितने हो गए? 12 और 3 15। इसमें कितने होते हैं? 15 एटम। बस ये चीज समझ में आई क्या? ये समझ में आ गई तो आज अपना ये पोस्ट क्वेश्चन बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा। कौन देखे बच्चा? बाकी तुम बोलोगे नहीं यार, 12 बच्चे आ रहे हैं क्या साला, तुम ऑनलाइन क्लासों में अभी भिलवाड़ा वाले जुड़ जाएंगे, रोगे तुम लोग साला, ध्यान रखना सब। वो भिलवाड़ा वालों को मजा आ जाएगा, वो भूखे बैठे हैं वहाँ पे, और तुम लोगों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो तुम यहाँ आने में जोर आ रहा है तुम्हारे को, है? रोहित मेनारिया, अजय जायसवाल। रोहित मेनारिया बोल के बता। रोहित
क्रिस्टल की डेफिनेशन, क्रिस्टल की है माइक प्रॉब्लम। हाँ सर। कौन? रोहित मेनारिया। हाँ सर। हाँ बोल, क्रिस्टल की परिभाषा बता, पढ़ के क्रिस्टल बता। की? हाँ क्रिस्टल ये लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है। अगर जब परमाणु सिस्टम से जुड़े होते हैं, दो परमाणु के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है तो वो क्रिस्टल कहलाता है। बेटा ऐसा नहीं है। किसी पदार्थ के परमाणु जो कि सिस्टेमेटिक मैनर में, सिस्टेमेटिक तरीके से जमे हों, सिस्टेमेटिक मैनर ये एक वर्ड है, इसको लिखना पड़ेगा। जब पदार्थ के परमाणु सिस्टेमेटिक मैनर में जुड़े हुए, रखे हुए होते हैं, अरेंज किए हुए होते हैं, और उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है क्या? क्या बोलोगे? पदार्थ के परमाणु सिस्टेमेटिक मैनर, व्यवस्थित ढंग से, हिंदी में बोलेगा व्यवस्थित ढंग से अरेंज किए होते हैं, रखे हुए होते हैं, और तब उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, उसे हम, तो ये व्यवस्थित ढंग, ये बेटा व्यवस्थित ढंग है। देखो ये बीसीसी एक व्यवस्थित ढंग है, एफसीसी एक व्यवस्थित ढंग है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, तुम क्या जानते हो? आयरन को जानते हो, लोहे को, लोहे जो मैंने पढ़ाया फर्स्ट, लोहा, ये लोहे का जो अणु, लोहे का जो अपना स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। लोहे का जो एटम है वो कैसे जमे होते हैं? लोहे के अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर में जमे होते हैं। लोहे के साथ साथ और इसकी फैमिली के कौन कौन से हैं? क्रोमियम, वैनेडियम, क्रोमियम। डब्ल्यू मतलब कोई बता सकता है? डब्ल्यू आप में से टंगस्टन नहीं है। डब्ल्यू का कोई बता सकता है आप में से? वी बताओ, वी क्या होता है बेटा? वी तो वेनेडियम होता है सर। और एमओ? मोलिब्डेनम। बहुत बढ़िया। मोलिब्डेनम। सीआर? क्रोमियम। वेरी गुड। और डब्ल्यू? नहीं मालूम सर। डब्ल्यू बताया था, किसने बोला था? अभी बिल्कुल सही बोला था। कौन बोला था वो? टंगस्टन। वेरी गुड, टंगस्टन होता है डब्ल्यू। अपने घरों में जो पुराने पीले रंग के बल्ब होते थे ना, आजकल तो बहुत कम मिलते हैं, वो पुराने बल्ब, उसके अंदर एक तार होता था, वो टंगस्टन का तार होता था, है ना? वो पीले पीले बल्ब नहीं होते अपने कॉलेज के अंदर कभी कभी दिख जाते हैं, कभी लगे हुए, बड़े बड़े 100-200 वाट के होते हैं वो, है ना? छोटे वाट के भी होते थे। तो वो जो ऐसा एक तार होता था, लटकता था, वो फ्यूज हो जाता था, वो कभी कभी गिर जाता था तो फ्यूज हो जाता बल्ब, है ना? वो टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, चलो तो बेटा सुनो एक बार, इनको एक बार बोल के बताओ। क्रोमियम बोलो। क्रोमियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम और आयरन, इन सब में कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना? 8 एटम्स एट द कॉर्नर एंड 1 एटम एट द सेंटर। 8 एटम तो कॉर्नर में और 1 एटम सेंटर में। इस तरह से टोटल एक यूनिट में कितने एटम हो जाते हैं? इसको एक यूनिट बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं बेटा। दिस इज द 1 सेल, एक सेल है, इसमें कितने एटम होते हैं? 9 एटम होते हैं। चलेगा? ठीक है। अब आता है दूसरा एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है? किस किस में होते हैं एफसीसी? एक बार बोलो। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या था? लेड, सिल्वर और निकल। बोलो एक बार सब जने बोलो। एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और निकल। इसमें से अधिकांश अपन ने पढ़े हैं, ये कौन से कहलाते हैं? नॉन फेरस एलॉयज। याद है? एल्यूमिनियम, कॉपर और लेड अपने 3 अपने पढ़े हुए हैं। ये तीनों क्या कहलाते थे? ये तीनों नॉन फेरस मेटल्स थे अपने, नॉन फेरस मेटल, जिनमें आयरन नहीं होता है। तो नॉन फेरस मेटल्स में जनरली कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर। और इसके इसी स्ट्रक्चर के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इससे अलग करती है बीसीसी से। ठीक है। और तीसरा होता है बेटा एचसीपी, तो है ना? एचसीपी में क्या होता है? एचसीपी में 6 तो ऊपर 6 नीचे, कितने? 12 और 3 अल्टरनेट फेस पे, तो टोटल 15। ये कौन कौन से हो गए? जिंक, ये देखो जिंक नॉन फेरस है, वो इधर आ गया। जिंक, टाइटेनियम और मैग्नीज। ठीक है बेटा। तो ये तीन जो चीजें हैं, जिंक अपना सबसे याद रखने वाला। जिंक के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एचसीपी है। ठीक है। और कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर कौन सा होता है जो हमारे काम आता है जनरली? एफसीसी। आयरन के अंदर कौन सा होता है? बीसीसी। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने हो गए? 9। एफसीसी में कितने हो गए? 14। और एचसीपी में कितने हो गए? 15।
लिखो, अब कॉपी में लिखो, चलो सब जने एक बार फटाफट। कहाँ तक लिखा तुमने? सबसे पहले परिभाषा, क्वेश्चन लिखा सबने एक बार? यस सर। क्या लिखा क्वेश्चन? हिंदी में क्या लिखवाया था? क्रिस्टलाइन संरचना, पदार्थों की क्रिस्टलाइन संरचना से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। तो क्रिस्टल, सबसे पहले अपन क्रिस्टल की परिभाषा लिखी अपन ने। क्या लिखा कि पदार्थों के जो परमाणु हैं अगर व्यवस्थित तरीके से जमे हो और उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हमने, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो हमने क्या लिखा? 3 तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, BCC, FCC, HCP। इनका फुल फॉर्म क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। इन तीनों के डायग्राम बनाए हमने, जिसमें बॉडी के सेंटर में 1, फेस के सेंटर में 6 और HCP में अल्टरनेट फेस पर 3, और बाकी इनके कॉर्नर्स पे तो है ही है। BCC क्यूब के कॉर्नर्स में, इसमें क्यूब नहीं है, ये 2 तो क्यूब होते हैं और ये पैक्ड हेक्सागोनल होता है ये, ठीक है। तीसरा वाला, दो तो चाय के डब्बे हैं और तीसरा अपना कौन सा है? ये वाला। देखो मैं एक डायग्राम इससे समझाता हूँ। देखो तुम्हारे मेरे पास एक कोई चीज़ है, इसको मैं 1 मिनट मेरा वीडियो देखो। कहाँ गया? ये रहा। ये चीज़ दिख रही है क्या? ये अपना मोबाइल का डिब्बा मैंने निकाला कहीं से, इसको देखो। देखो बेटा, ये दिख रहा है क्या? ये देखो, ये अपना हेक्सागोनल को थोड़ी देर के लिए मान लो एक क्यूब है। ये क्यूब नहीं है पर एक क्यूब मान लो थोड़ी देर, है ना। तो इसमें कैसे होता है? देखो, इसमें ये देखो, अगर ये BCC स्ट्रक्चर समझाना है मेरे को, तो BCC स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम यहाँ पर है, तीसरा एटम यहाँ पर है, चौथा एटम यहाँ पर है। सबको ये कुछ मैंने बनाया दिखे, चारों कॉर्नर्स, ये चारों कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 कॉर्नर, ठीक है। और 4 ही कॉर्नर पीछे की तरफ, 5 6 7 और 8, ठीक है क्या? ये 8 हो गए। ये इस तरह से दिखा 2 कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, है ना। तो ऐसे 4 और 4 8 समझ सकते हो। और 9वां कहाँ पर बेटा? बीच में जाकर, बीच में, इस होल के बीच में। ये अगर ये समझो खाली होल, ये खाली वाला डब्बा है, तो इसके बीच में यहाँ पर हवा में लटका हुआ है। तो इस तरह से कितने हो गए? BCC में कितने स्ट्रक्चर हो गए? 9, ठीक है। और अपना FCC, अब फेस पे देखो, 1 2 3 4 तो ठीक है। और इसके फेस के सेंटर में, इसके फेस के सेंटर में, ये फेस का सेंटर है, यहाँ पर एक एटम यहाँ पर होगा। इसका फेस का सेंटर कौन सा? ये यहाँ पर दूसरा एटम। इसका फेस का सेंटर कहाँ पर है? तीसरा एटम। ये फेस सेंटर चौथा एटम। ये यहाँ पर 5वां और ये 6ठा। 6 तो ये हो गए और 8 इनके चारों कॉर्नर्स पे हो गए। 8 इनके कॉर्नर्स पे हो गए। 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो अपने FCC में कितने एटम होते हैं? 14 एटम होते हैं। कुछ समझ में आएगा? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? अब लिखो इनको, ये यहाँ सेकंड पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लिखा क्या आप लोगों ने? लिख लिया। BCC, FCC, HCP। ये बनाओ डायग्राम। ये थोड़े बेटा शांति से बनाना, जल्दी नहीं बन पाए छोड़ देना, आराम से थोड़ी देर बाद बना लेना। रफ में बना लो, अभी पेंसिल से बना लो एक बार, और इनके बारे में लिखो और याद करके बताओ। आयरन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? BCC, है ना। एल्यूमिनियम और कॉपर में कौन सा होता है? FCC, है ना। जिंक में कौन सा होता है? HCP, ठीक है। BCC के लिए शिवम, BCC बोल के बता बेटा। ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है, उसका माइक बंद करो। शिवम बोल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। पूरा बताओ इसमें। बंद करो, माइक बंद करो। किसका? हाँ बेटा, BCC बोल। बोलो। हाँ सर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर सर।
सर 8 एटम एट द कॉर्नर एंड सर 1 एटम एट द सेंटर। सर ये इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम नहीं होता है बेटा, क्रोमियम में ये होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। क्रोमियम धातु में क्रोमियम मेटल जो है अपना, क्रोमियम मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और कौन से वाला क्रिस्टल होता है? बीसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है क्या? ये लिखोगे तुम, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और आयरन, इन धातुओं में, इन मेटल्स में, इन मटेरियल्स में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? बीसीसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बीसीसी स्ट्रक्चर में एक यूनिट में, एक सेल में, इसको एक यूनिट बोलते हैं, बीसीसी स्ट्रक्चर का एक यूनिट में कितने एटम पाए जाते हैं? 9 एटम पाए जाते हैं। ठीक है क्या? समझ में आया क्या? ठीक है क्या? सभी बच्चों को समझ में आया? चलो। Yes, sir. और एफसीसी स्ट्रक्चर किस किस में पाया जाता है? बोल के बताओ, कौन बोलेगा ये? मैं बोलूं सर? बोल नाम बोल, नाम मैं तो बता नहीं पड़ेगा नाम। अजय बोल बेटा, बोल बता। एफसीसी एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और निकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है इन पांचों धातुओं में? एफसीसी। कितने एटम होते हैं इनमें? 14। किसके? एक यूनिट में, एक सेल में 14 एटम होते हैं। इसलिए लिखा ना ये, देखो 1 यूनिट में है ना। और 9 एटम एट द सेंटर, सेंटर में कोई एटम नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे इसके सेंटर में है ना बीसीसी में, इसके सेंटर में कहीं नहीं होता है। ठीक है, चलो अब बताओ कौन बोलेगा? ये तीसरा बच्चा बोलो एचसीपी के बारे में। एचसीपी बोलो, कौन बोल रहा है? नाम नहीं बोलते तो। हमारा अपना टॉपर कौन है क्लास का? सोनू बास्तान सर। कौन है? सोनू है, सोनू। सोनू जिंदा है क्या? अपने इसमें ग्रुप में है? सोनू अपने ग्रुप में है क्या? हाँ सर है। तो बोल बेटा, सोनू बोल के बता। एचसीपी। सोनू माइक अनम्यूट करो और बोलो एचसीपी। कौन कौन से धातुओं में पाया जाता है एचसीपी? टाइटेनियम में। और सर टाइटेनियम, जिंक, मैग्नीशियम। बस ठीक है। और कितने एटम होते हैं टोटल? टोटल 15 आइटम्स होता है कहाँ कहाँ होते हैं? सर। 6 आइटम बॉटम में, 6 आइटम टॉप में और 3 अल्टरनेटिंग सेंटर में होता है। वेरी गुड। अल्टरनेट फेस के सेंटर पे, जैसे इसके फेस पे थे ना एफसीसी के, इसमें तो सब फेस पे थे, इसके अल्टरनेट फेस पे होते हैं। 6 फेस होंगे ना इसके, 6 फेस, वैसे तो 8 फेस होंगे इसमें, पर वो जो 6 वर्टिकल फेसेस है ना, उनके अल्टरनेट सेंटर्स पे ये 3 होते हैं। कौन कौन से? ये देखो मैं बनाता हूँ, इससे बना, ये 3, ये अंदर दिखे ना 3 अलग से, ये 3, बाकी तो सब कॉर्नर्स में है, और ये 3 इसके फेसेस में है। ठीक है, चलो बस लिख लिया, सबने लिख लिया क्या? सर 1 मिनट। लिखो लिखो लिखो, लिख लो फटाफट लिख लो। अरे समझ में आया? मस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इतने बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बनेंगे क्वेश्चन? देखो, कॉपर में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है एक यूनिट सेल में? स्ट्रक्चर में, कॉपर में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो क्या होगा कॉपर का? एफसीसी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक? बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी और नन ऑफ द अबव। बोलो, जिंक में कौन सा होता है? एचसीपी है ना। आयरन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? आयरन में बीसीसी। बस ठीक है। आगे बढ़े क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। यूनिट नंबर 2, सब यूनिट 2.5, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स? व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स? धातुओं के अवरूपण से आप क्या समझते हैं? 1 मिनट हिंदी देख के बताता हूँ। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डिफॉर्मेशन को? देखते हैं डिफॉर्मेशन की हिंदी। डिफॉर्मेशन
विकृति, धातुओं में विकृति से आप क्या समझते हैं? इसमें लिख लो बेटा, डिफॉर्मेशन मतलब विकृति, डिफॉर्मेशन मतलब विकृति। धातुओं में विकृति से आप क्या समझते हैं? देखो जैसे आदमियों में विकृति नहीं हो जाती, जैसे अपने मनुष्यों में विकृति हो जाती, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पांव टूट जाए, कभी आंख खराब हो जाए, कभी और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे धातुओं में क्या विकृति होती है? तो क्या कहता है? डिफॉर्मेशन कहता है टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स we have to give it definite shape and size, therefore deformation of metals are required, mostly plastic deformation। क्या कहता है डिफॉर्मेशन? देखो आप लोगों में से चॉकलेट सभी ने खाई है? सब बड़े वाली चॉकलेट, सबसे अच्छी से अच्छी चॉकलेट जो अपन 10, 20, 50, 100, 200 रुपए में जो भी अपनी अच्छी चॉकलेट आती है, जिनको फ्रिज में रखना पड़ता है, खाई ना? यस सर। डेयरी मिल्क का नाम ले लें अपन थोड़ी देर के लिए, डेयरी मिल्क खाई है। और अभी जो गर्मी का सीजन निकला, अगर कोई अपनी डेयरी मिल्क लाके बाहर ताक में रख दे या कहीं जेब में रख दे थोड़ी देर के लिए, है ना, छुपा के किसी दो भाई बहनों से छुपा के जेब में रख दे, तो उसकी क्या हालत होती है? क्या होती है? वो क्या हो जाती है? वो ये हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? चॉकलेट का ये हो जाता है, क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन। क्या हो जाता है बेटा? फिर खाने लायक नहीं बचती वो, फिर खाने लायक नहीं बचती, उसको चाटना पड़ता है, याद है ना अच्छी तरह से, है ना? ये क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है ना? तो क्या हम अपना टेबल कुर्सी चॉकलेट धातु की बनाना चाहेंगे? क्या सर? तो क्या हम हमारा टेबल कुर्सी, सपोज थोड़ी देर के लिए माने टेबल कुर्सी है, क्या हम चॉकलेट की बना सकते हैं? नहीं सर। क्या होगा? क्यों नहीं बना सकते? अरे माइक बंद करो बच्चों, जिनका डिस्टर्बेंस, माइक बंद करो। तो क्यों नहीं बना सकते बेटा अपन चॉकलेट की? क्योंकि वो डिफॉर्म हो जाएगी। पता पड़ा गर्मी के दिनों में बैठने गए और वो खट से डिफॉर्म हो गई। तो क्या हम ऐसी धातुओं के ऐसी मटेरियल्स को हम अपना इंजीनियरिंग में काम में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना? नो सर। तो अब इसका मतलब डिफॉर्मेशन का मतलब समझो, टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स के द्वारा कोई धातु, कोई जो है ना, टू मेक किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को इंजीनियर्स के लिए यूजफुल बनाने के लिए हम डिफॉर्मेशन करते हैं। समझना, डिफॉर्मेशन हम करते हैं, अपने आप नहीं होना चाहिए। समझना एक और चीज, अगर मैं टेबल कुर्सी बनाऊं तो सपोज लकड़ी है, या लकड़ी अपन यूज करते हैं, अपन मेटल यूज करते हैं। तो अगर मैं स्टील की चेयर बनाऊं, जो तुम लोग कॉलेज में यूज करते हो ना अपने कॉलेज में, जो टेबल कुर्सी या तो लकड़ी की होती है या स्टील की होती है, ठीक है? तो जो लकड़ी की होती है और स्टील की होती है, तो क्या वो तुम बैठते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है क्या? नहीं होती ना? तो हम पहले ही उसकी शेप को चेंज करके रख देते हैं। हम ऐसा चेंज करें कि जो शेप बनाए वही शेप में रहे, डिफॉर्म करते हैं। To make any metal useful for engineers, we have to give it a definite shape and size। इंजीनियर्स के द्वारा किसी भी धातु को काम में लेने के लिए डेफिनेट शेप और साइज की जरूरत पड़ती है। जैसे अपन कार है, क्या कार की सीट को हाथी जितना ऊपर बना सकते हैं? हाथी की जितनी हाइट पे, कि वहां पे जाके सीट लगा दें। एक कार बनाए जिसके टायर हाथी के पांव जितने हो, और वो ऊपर जो मॉन्स्टर कार्स नहीं होती तुम्हारी, मॉन्स्टर कार्स कौन सी बच्चे तुम खेलते हो, जो मॉन्स्टर गाड़ियां होती हैं, जैसे बड़े बड़े टायर होते हैं, क्या ऐसी नॉर्मल टाइम में ऐसी कारें यूज कर सकते हैं अपन? बोलो ना, नहीं कर सकते, है ना? तो देयरफॉर डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड। तो हमें धातुओं को उतना डिफॉर्म करना पड़ेगा जितना हमारे काम में आ जाए। बात समझना, देखो अपने आप डिफॉर्मेशन काम का नहीं है, पर हम जो डिफॉर्म करें, अगर मैं कार बनाऊं डिफॉर्म करके, और वो कार बनाऊं किसकी? स्टील की, ठीक है? ये जो चीज बनती है ना बाहर की, स्टील की कार बनाई और रात भर खड़ी की और सुबह गया तो वो वापस शीट बन गई, क्या ऐसी कार खरीदना पसंद करेंगे अपन? समझ में आया मेरी बात? अपन ने कार खरीदी 20 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए लगा के, और घर के बाहर खड़ी की या घर के अंदर खड़ी की, सुबह जब उठे तो पता पड़ा कि वो शीट बन गई वापस, क्या हम ऐसी गाड़ी लेना पसंद करेंगे? नहीं ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स वी हैव टू डिफॉर्म, हम डिफॉर्म करेंगे, हम चाहेंगे वैसा बने, डिफॉर्म एक बार उसकी फॉर्म बिगाड़ देंगे पर वो फिर उसी फॉर्म में रहेगी, हम जो बिगाड़ेंगे उसी फॉर्म में रहेगी। बिगाड़ने का मतलब हम जो फॉर्म चाहेंगे वही फॉर्म, डिफॉर्म कर देंगे उसको। तो जैसे हम डिफॉर्म कर देंगे, टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स वी हैव टू गिव इट ए डेफिनेट शेप एंड साइज, हमें उसे फिक्स शेप और साइज देनी पड़ती है। इंजीनियर्स के द्वारा किसी भी धातु को काम में लेने के लिए उसे फिक्स शेप और साइज देनी पड़ती है, इसलिए डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल की जरूरत पड़ती है। डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल की जरूरत क्यों पड़ती है, इंजीनियर्स द्वारा उसको डेफिनेट शेप और साइज में लेकर काम में लिया जा सके, इसलिए हमें डिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है क्या, लिखो इसको, लिखो ये वाला पॉइंट, डिफॉर्मेशन। व्हाट इज डिफॉर्मेशन? विकृति की जरूरत क्यों पड़ती है कि टू मेक एनी मेटल यूजफुल फॉर इंजीनियर्स we have to give it definite shape and size, therefore deformation of metals are required। ठीक है क्या? हिंदी में लिखा बच्चों, क्या लिखा हिंदी वालों ने? इंजीनियर्स के द्वारा धातुओं को उपयोग में लेने के लिए निश्चित शेप और साइज की जरूरत पड़ती है, निश्चित है ना, इसलिए डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर्स के द्वारा धातुओं को काम में लेने के लिए निश्चित शेप और साइज की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर्स द्वारा धातुओं को काम में लेने के लिए निश्चित शेप और साइज की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चित साइज की जरूरत, इसलिए डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए डिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन कितने तरह की होती है बेटा? दो तरह की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बोलो एक बार, पहला डिफॉर्मेशन कौन सा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दूसरा कौन सा है? बोलो एक बार, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ, बोलो, देयर आर two types of deformation, elastic deformation and plastic deformation। अब देखो बेटा, समझो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? तुम इलास्टिक किसको बोलते हो? जनरल फॉर्म में अपन इलास्टिक एक रबड़ को बोलते हैं जो अपने किसी चीज को बांधने में काम आता है। ठीक है, किसी रबड़ को, जैसे डब्बा बांध देते हैं अपन, जिस किसी चीज को बांध देते हैं, नोटों की गड्डियों के ऊपर बांधने में रबड़ जो काम, इलास्टिक, जनरल इलास्टिक इसको बोलते हैं। अपन यहाँ पर इलास्टिक अपनी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियर्स, जो कि इंजीनियर्स के मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो देखो, एक धातु है बेटा, ये देखो, ये वाला एक मेटल है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऐसे मुड़ गया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये इस तरह से मुड़ गया, और जैसे ही फोर्स हटाया तो वापस सीधा हो गया, वापस अपनी स्थिति में आ गया, ओरिजिनल स्थिति में आ गया, जो पहली वाली स्थिति में आ गया। अगर किसी धातु पर फोर्स लगाएं तो वो मुड़ जाए, और फोर्स हटाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाए। इस तरह के डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। फोर्स लगाया तो मुड़ गया, है ना, फोर्स लगाया तो कुर्सी बन गई, और फोर्स हटाया तो वापस शीट बन गई, है ना। इसको क्या हम ऐसा डिफॉर्मेशन पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। इंजीनियर्स लोग ऐसा इलास्टिक डिफॉर्मेशन पसंद नहीं करेंगे। उन्हें कौन सा डिफॉर्मेशन चाहिए? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये धातु है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये एफ लिखना है यहाँ पर, फोर्स लगाया तो मुड़ जाए, और फोर्स हटाया तो भी मुड़ी हुई रहे। जब एक मेटल की शीट थी, उस पर फोर्स लगाया तो कार बन गई, और वो कार फोर्स हटाया तो भी कार ही बनी रहे, ऐसा नहीं कि वापस शीट में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम एक कुर्सी थी, एक शीट थी, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो कुर्सी बन जाए, और कुर्सी हटाया तो फोर्स हटाया तो भी कुर्सी बनी रहे, इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। अरे समझ में आया क्या? हाँ सर। क्या लिखा है? When force applied to a metal it deforms, and when force is removed it regains its original shape and size. This is called elastic deformation। लिखो ये वाला डेफिनेशन लिखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की।
इलास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन force is applied to a metal, it deforms, and when force is removed, it regains its original shape and size. हिंदी में लिखो, जब धातु पर बल लगाया जाता है तो वह विकृत हो जाती है, और जब फोर्स हटाया जाता है तो अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। धातुओं के इस गुणधर्म को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। डायग्राम ये रहा, एक ओरिजिनल स्थिति थी, 2 पे फोर्स लगाया तो मुड़ गया, 3 पे फोर्स हटाया तो ओरिजिनल में आ गया। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ब्लू हो गई है। अब दिखेगी, किसको नहीं दिख रही? अब दिखी? अब दिखी? दिख रही है सर। हाँ, जिसको नहीं दिख रही वो वापस कनेक्ट कर ले, रिकनेक्ट कर ले एक बार, थोड़ी देर के लिए इसमें जाए, अपने क्या बोलते हैं, सिग्नल्स के लिए थोड़ा इधर उधर हो, है ना, नेट चेक करो, है ना बेटा, बिल्कुल साफ दिख रही बाकी को। चलो फटाफट खत्म करते हैं। अब सिग्नल खत्म होने लग गया, इसका मतलब तुम्हारे, है ना, नेट गड़बड़ करने लग गया। 45 मिनट होने वाले हो जाएंगे ना, इसलिए लिखो इसको फटाफट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को, कि अगर किसी धातु पर कोई बल लगाया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाती है, और जब बल हटाया जाता है तो वो अपनी वापस मूल स्थिति में आ जाए। इस तरह के डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डायग्राम से ये समझा दिया अपन ने। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या बोलते हैं? व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप और साइज डिफॉर्म हो जाती है, विकृत हो जाती है। पर जब फोर्स हटाया जाए तो भी वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं करे, वो डिफॉर्म ही रहे, उसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। लिखो हिंदी वाले बच्चे, लिखो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो उसकी शेप और साइज विकृत हो जाती है, पर जब फोर्स हटाया जाए तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज गेन नहीं करे। इस स्थिति को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसे चित्र द्वारा दिखाया गया है। ये मूल स्थिति है पहले की, ये फोर्स लगाने वाली स्थिति है, और ये फोर्स हटाने वाली स्थिति है। फोर्स हटाने पर भी वो विकृत रह जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारा हुआ। ये दोनों PDF और ये वीडियो, ये दोनों तुम्हारे को वीडियो तो बेटा, वीडियो का ये, इस वीडियो का लिंक, वीडियो YouTube अपनी GPC का जो वीडियो YouTube साइट, YouTube चैनल है, उसके ऊपर जाएगा अपना ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसका लिंक तुम्हें किस में मिलेगा? गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम पे जो ME 203 की क्लास है, उस पर तुम्हारे को इसका PDF, आज जो पढ़ा रहा हूँ उसका PDF और उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तुम आराम से घर पे इसके वापस नोट्स बना सकते हो, इसको वापस समझ सकते हो, ठीक है क्या? जो बच्चे क्लास में जुड़े नहीं, उनको भी बता सकते हो कि आज नहीं आ पाए लाइव क्लास में, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग देख के और अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। ये 14वां क्वेश्चन हुआ क्या, या 15वां? 15th है, 14th है? ये 14th है, ये 14th। 14 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन अपन कल वाली नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ओके। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई भी डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट है क्या? सर एक बार वो वाला ये नहीं था सर, BBC FCC और HCP था सर। हाँ ये लो, हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो इसमें। BBC नहीं है, BCC है। नहीं है सर। हाँ सर, BCC, BBC नहीं था, BCC। हाँ बोलो, BCC। हाँ बोलो सर इसमें ये नेम है ना? हाँ नेम, धातुओं के नाम बोलो वापस एक बार। CR मतलब क्रोमियम, बोलो, लिखो। CR मतलब क्रोमियम, W मतलब टंगस्टन, V मतलब वेनेडियम, MO, M बड़ा O छोटा, MO मतलब मॉलिब्डेनम, Fe मतलब आयरन, लोहा। ये EG क्या बेटा? किसी ने पूछा नहीं EG क्या? ये EG एग्जाम्पल। इस E ये गलत लिखा हुआ है, E.G होता है, E.G. इसका मतलब था फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है बेटा इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। छोटा छोटा G, ठीक है। क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, आयरन, ये होता है BCC में।
FCG में होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर और निकल, और HCP में होता है टाइटेनियम, जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है क्या? यस सर। और बोलो, और क्या पूछना है? 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना मीटर होता है? 10 to the power 10 to the power -10 -10 नैनोमीटर से भी छोटा, 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, चलो हो गए 14 क्वेश्चन अपने, 14 क्वेश्चन तक। अब 14 क्वेश्चन तक अपनी कॉपी में सब बिल्कुल परफेक्ट करके रखेंगे। और आज कहाँ गया अपना पार्टिसिपेंट्स? 15 हो, 15 पार्टिसिपेंट्स हो, पॉपअप में आ जाओ। यूजर्स 12 यूजर हैं, फिर तो भाग गए क्या साले। तो अभी मुझे अनुभव त्रिपाठी, अनुभव भैया, अनुभव त्रिपाठी, आप मेरे को अभी 15 क्वेश्चन का व्हाट्सएप करोगे मेरे पर्सनल नंबर पे, है ना, कि सर देखो मैंने ये काम कर लिया है। कौन करेगा? एक तो अनुभव त्रिपाठी, और एक कौन करेगा? लोकेश धाकड़। एक मिनट, सर वो अपना एक 12th क्वेश्चन था ना, क्लासिफाई द आयरन एंड मेटल। तो सर उसका पिग आयरन इनका तो लिखे थे सर, लेकिन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील का सर शायद से इनकम्प्लीट रह गया है। हाँ वो रह गया था, मुझे पता है। ठीक है, उसको अपन वापस करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल उसको उस जगह छोड़ देना बेटा, है ना, उसको मैं वापस रिपीट करवा दूंगा, है ना। वो क्या मेरे पास पेन पैड आने वाला है, तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा तो क्या लिख के बताऊंगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलो ठीक, बहुत अच्छा बताया तूने ये वाला पॉइंट। तो आज कौन कौन भेज रहा है मेरे को और नोट्स? मैं किसको बोल रहा हूँ? एक तो क्या नाम बताया था मैंने? अनुभव त्रिपाठी। ठीक है, और एक बच्चा है, ये है सोनू पासवान। सोनू माइक ऑन कर, सोनू माइक ऑन कर। हाँ सर। मेरे को अभी नोट्स 14 क्वेश्चन तक के जो अपने 12, 13, 14 क्वेश्चन है ना जो अपन ने किए हैं, उनके नोट्स व्हाट्सएप करेगा। ठीक है, हाँ सर। मेरे पर्सनल नंबर पे करना, ग्रुप में मत डालना। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनको, तेरे नोट्स को, खाली 2 बच्चे, सब नहीं, खाली 2 जनों कह रहा हूँ, बाकी सब तैयार रखना, किसी को बोल सकता हूँ मैं, ना। ठीक है, चलो और कुछ पूछना किसी को? बंद करें मीटिंग। अटेंडेंस हो गई तुम्हारी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ले लिया अटेंडेंस। अभी गूगल क्लासरूम पे ये नोट्स मिलेंगे, यूट्यूब का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हो, और गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस शीट भी पड़ी होगी, उस पर अपना अटेंडेंस डाल दोगे। ठीक है, अटेंडेंस नाम से एक शीट डालेंगे हम, उस पर अपनी अटेंडेंस भी डाल देना, है ना। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।